चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर राज्यपाल ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, हर यात्री हमारा ब्रांड एम्बेसडर, संतुष्ट होकर जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ ली बैठक, जंगलों की आग पर काबू पाने के दिए दिशा निर्देश। चारधाम यात्रा की तैयारियों की भी की समीक्षा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, टिकट वितरण और प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकों का दौर। निकाय चुनाव में भारी मतों से जीत का किया दावा। कैलाश गहतोड़ी की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़, सीएम धामी समेत भाजपा के नेता रहे मौजूद। बेटे शशांक गहतोड़ी ने दी मुखाग्नि। और नारसन बॉर्डर पर पुलिस चौकी में घुसी प्राइवेट बस, मलबे के ढेर में तब्दील हुई चौकी। होमगार्ड और यात्री दबे, घटना के बाद से बस चालक फरार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अक्षय तृतीया के मौके पर 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी 10 मई को विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। बाबा केदार के उत्सव डोली यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को मुख्य सेवक का भंडारा कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सेवादारों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। डोली यात्रा जब चलती है, पंचमुखी चल विग्रह जब चलता है, जिसको हम डोली यात्रा भी कहते हैं, तो उसके दौरान जो श्रद्धालुओं के लिए भोजन व्यवस्था है, उनकी सुविधाओं के लिए जो व्यवस्थाएं बनानी हैं, उसका जिम्मा हमारे युवाओं ने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उन युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं हिमांशु चमोली जी। और ये कार्यक्रम कल प्रातः कैंप कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर 300 कार्यकर्ताओं का दल रवाना किया जाएगा। और फिर जगह जगह भंडारे होंगे, कार्यक्रम होंगे, हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा होगी। भगवान केदारनाथ के प्रांगण में भजन कीर्तन संध्या प्रख्यात कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रांची में भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड और उत्तराखंड में काफी समानताएं हैं। न केवल इनका गठन एक साथ हुआ, बल्कि इनकी परिस्थिति भी लगभग एक समान है। दोनों ही राज्यों में भाजपा ने वंचित लोगों के विकास करने की बीड़ा उठाई थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि भाजपा की सरकार ने देश को सिर्फ बेचने का काम किया है। कांग्रेस के समय में जितने भी काम किए गए थे, उन्हें बंद कर निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। भाजपा कार्यकाल में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और दलित की तो सुध लेने वाला ही कोई नहीं बचा है। कांग्रेस के समय पे जो जो उद्यम कांग्रेस ने लगाए थे, उनका निजीकरण करना भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। उनको बेचना भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। कांग्रेस को गाली देना सिर्फ उनकी उपलब्धि है। अगर उनका बीजेपी के नेताओं का कोई संबोधन रहता है तो उसमें सिर्फ कांग्रेस को गाली देना उनका संबोधन रहता है। उनका विकास से कोई मतलब नहीं। आप विकास की बात बताइए ना, आपने कौन कौन सी विकास की योजनाएं लेके आए? कितने आपने आईआईएम बनाए, कितने आपने एम्स बनाए, कितने आपने कॉलेज बनाए, कितने आपने हॉस्पिटल्स बनाए, कितनी आपने रोडें बनाई? आप इन मुद्दों में बात करिए ना। सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की। आप हमारे से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल विपक्ष आपसे पूछेगा कि आपने इतने सालों में बताइए क्या किया है। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपने समर्थकों के साथ आर्य समाज मंदिर में नगर निगम के आयुक्त पीसीएस अधिकारी नरेश दुर्गापाल
के लिए हवन यज्ञ किया, उनके शीघ्र स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की। ठुकराल ने कहा कि नरेश दुर्गापाल का एक ऑपरेशन सफल हो चुका है, दूसरा ऑपरेशन होने वाला है। गुरुग्राम के बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भर्ती हैं। देहरादून स्थित राजीव भवन में बड़े धूमधाम के साथ भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उत्तराखंड इंटक प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने इंटक कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी कर्मचारियों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने और संघर्ष करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सिर्फ अपनी नीतियों और अपने अनुयायियों का ही विकास कर रही है। आपको बता दें कि आजादी के 3 महीने पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 3 मई 1947 को इंटक यूनियन की स्थापना की थी। इंटक की स्थापना गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, अम्बेडकर जी ने आजादी के बाद जब कांग्रेस का गठन होता उस समय गांधी जी के दिमाग में विचार आया कि मजदूरों का क्या। आजादी के बाद लोग राजनीति में चले जाएंगे, इसलिए बॉम्बे टेक्सटाइल में वहां देखते थे वो शोषण मजदूरों को करते, इसीलिए उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए अलग संगठन बना। तो उसी के साथ साथ कांग्रेस साथ इंटक का संगठन बना जो कांग्रेसी विचारधारा के साथ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कांग्रेस के अधीन है, बिल्कुल गलत बात है। उन्हीं विचारधाराओं पर हम लोकतंत्र हो गया, समाजवाद हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो, उसी पर हम लोग काम करेंगे। तो इंटक सबसे पुराना संगठन और सबसे बड़ा हिंदुस्तान का संगठन है। राहुल गांधी को लेकर भाजपा नेताओं की ओर से की जा रही टिप्पणी पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के दिल और दिमाग पर राहुल गांधी छाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश की उम्मीद राहुल गांधी हैं, देश के केंद्र बिंदु राहुल गांधी हैं। भाजपा नेताओं के दिलों और दिमाग पर भी वही छाए हैं, इसलिए भाजपा के नेता बार बार राहुल गांधी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कह रही है, प्रधानमंत्री का और भाजपा का एक ही वाच राहुल गांधी पर ही सीमित रह गया है। पूरा केंद्र बिंदु राहुल गांधी जी है। देश के केंद्र बिंदु राहुल गांधी जी, देश की आशा राहुल गांधी जी, और भारतीय जनता पार्टी के भी दिल और दिमाग में राहुल गांधी जी बसे हुए हैं। आप देखिए, रुद्रपुर के सिडकुल चौकी क्षेत्र स्थित अटरिया मेले में 5 नाबालिगों ने मिलकर एक बालिग को चाकू मार दिया। बालिग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 5 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है और निशानदेही पर पुलिस ने चाकू बरामद कर किशोरों को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया है। ये 3 तारीख लगभग देर रात्रि की घटना है। इसमें एक व्यक्ति को चाकू मार के कुछ लोगों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो घायल व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और जहां पे उनको प्राथमिक उपचार देकर के हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया था। वो अभी वहां पर अंडर ट्रीटमेंट हैं और फिलहाल उनकी स्थिति जो है पहले से बेटर है। और दूसरी तरफ इस घटना को उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदरिंग दोनों ही चीज़ों का सहायता से इन 5 अक्यूज्ड जो थे उनको चिन्हित करने में सफलता हासिल की। और जब वो आइडेंटिफाई हुए तो ये पता लगा कि सभी नाबालिग हैं, तो उसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और इसमें जो घटना कारित करने के लिए वेपन यूज हुआ था वो वेपन भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। उधम सिंह नगर जनपद के दिनेशपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहित महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। बाजपुर के क्षत्रिय फॉर्म के रहने वाली ज्योति की शादी 4 साल पहले दिनेशपुर के रहने वाले अभिषेक के साथ हुई थी। अभिषेक दिनेशपुर नगर पंचायत में कर्मचारी है। ज्योति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। सूचना मीमो के माध्यम से प्राप्त हुई, जो कि हॉस्पिटल से मिला था हमें।
तो उसमें यह जानकारी में आया कि एक महिला हैं जो विवाहिता हैं, उनकी मृत्यु हुई है और उनकी शादी को क्योंकि 4 वर्ष हुए हैं अभी, तो इसमें जो पंचायतनामे की कार्रवाई है वो मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा की जा रही है और इसमें साथ में जो भी आगे पोस्टमार्टम जो है वो नियमानुसार कराया जाएगा और इसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं सामने उसके हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के ट्रांसपोर्ट नगर चौकी क्षेत्र में 11 अप्रैल को हुई महिला आस्था की हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे हत्यारे पति सौरभ को गिरफ्तार किया है। सौरभ को पुलिस ने रुद्रपुर से गिरफ्तार किया, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। मामले का खुलासा करते हुए एसपी प्रकाश चंद्र ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली कि सौरभ की मृत पत्नी का फोन बरेली में कोई व्यक्ति चला रहा है, जिसे उसने मथुरा से खरीदा था। इसके बाद पुलिस को पता लगा कि सौरभ अपने बच्चों का दाखिला मथुरा के किसी संस्थान में करवाने वाला है, जिसके लिए उसे कुछ दस्तावेजों की जरूरत है। ऐसे में सौरभ बरेली आया। पुलिस की टीम ने दबिश देकर सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। आस्था और अफसाना की डेड बॉडी टीपी नगर थाना चौकी क्षेत्र दहरिया में मिली थी, जिसमें पुलिस टीम ने 11 तारीख को एफआईआर की। उसके फादर, क्योंकि इसका पति जो था वो भाग गया था, इसकी 2 बच्चियां भी रहती थी साथ में। क्योंकि मजबूत आदमी था, लेबर क्लास का, और ये इसकी अपनी पत्नी का जो कीपैड वाला फ़ोन था जो कि बंद था, उसको भी ले गया था, लेकिन वो फ़ोन चला नहीं था। और ये चूँकि लेबर क्लास का था, इसका कोई ठौर ठिकाना निश्चित था नहीं, लेकिन वहाँ के आसपास पूछताछ करने पर पता लगा कि ये रुद्रपुर अपने घर गया है। संभवतः ये बच्चों को कहीं सेटल करना चाहता था। तो जैसे ही इनपुट मिला, हमारी टीम ने इसको रुद्रपुर से अरेस्ट किया और इसमें सफल अनावरण के लिए एसएसपी साहब ने भी इसमें 2,500 रुपये नकद इनाम की वसूली की। मसूरी देहरादून मार्ग झड़ीपानी रोड पर पानी वाले बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें कार सवार एक युवती समेत 5 लोगों की मौत हो गई। एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि 4 युवक और 2 युवतियां देहरादून IMS कॉलेज के स्टूडेंट हैं। मसूरी घूमकर लौटते समय चूना खाने के पास कार अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में गिर गई। हादसे के बाद देहरादून SP सिटी प्रमोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि झड़ीपानी बैंड के ऊपर जो है एक गाड़ी पलट गई है, तो उस पर मौके पर तत्काल हमारी जो थाना पुलिस और जो हमारा फायर सर्विस है, तो वो मौके पर पहुंचे थे। मौके पर देखा कि ये गाड़ी गिरी हुई थी, फोर्ड एंडेवर थी गाड़ी। उसको जो है मौके पर पहले तो साइड किया गया और उसके उपरांत देखा गया कि उसमें जो है 4 युवक और 2 युवतियाँ जो बताए जा रहे हैं कि वो सवार थे। और घायलों को फिर जो है 3 लोगों को दून हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहां पता चला है कि 2 की डेथ हो गई और एक अभी अंडर ट्रीटमेंट है एक लड़की, और बाकी 3 जो है उनको यहां भिजवाया गया था एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल मसूरी। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर बनी पुलिस चौकी को टक्कर मारते हुए एक प्राइवेट बस पलट गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस चौकी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस चौकी ढह जाने से चौकी पर तैनात होमगार्ड भी मलबे में दब गया, जिसे आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं बस पलटने के कारण 4 यात्री घायल बताए गए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल बस चालक फरार बताया जा रहा है। चंपावत के टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में पिथौरागढ़ जाते समय एक कार में अचानक आग लग गई। कार में बैठे लोगों के समय रहते बाहर निकल जाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर टीम मौके पर पहुंची। कार में लगी आग पर मौके से काबू पा लिया गया, लेकिन कार बुरी तरह से जलकर राख हो गई। रुड़की की बात करेंगे, जहां सिविल लाइन आदर्श नगर थाना क्षेत्र में बिजली के खंभे में आग लग गई। आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर फायर यूनिट घटनास्थल पहुंची और लाइट कटवाकर हाई प्रेशर वाहन से होजरील फैलाकर आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने फायर सर्विस टीम की प्रशंसा की। नैनीताल की खबर है, जहां बिजली विभाग ने बिल वसूली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां नैनीताल में 2023-24 में 524 करोड़ रुपए की बकाया वसूली की गई है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता ने कहा कि इस साल 541 करोड़ का टारगेट था और साथ ही बिजली चोरी के 296 मामले में 33 मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिजली चोरी करने वालों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें 29 लाख रुपए की वसूली की गई है। फिलहाल बिजली विभाग वसूली और बिजली चोरी के मामले में कार्रवाई कर रहा है।
जनपद नैनीताल के अंतर्गत राजस्व वसूली का प्रश्न है। तो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारी राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरे जनपद का 541 करोड़ रुपए निर्धारित था, जिसके अगेंस्ट हमने 524 करोड़ रुपए की वसूली पूरे साल में की है, जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 96.85% है। और अगर राजस्व वसूली की वृद्धि के दर से बात करें तो पिछले वर्ष 2023-24 और 22-23 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जनपद में जो राजस्व वसूली की वृद्धि है वो 13.84% रही है। पौड़ी के जंगलों में लगातार लग रही आग से राहत पाने के लिए अब वन विभाग क्यूआरटी टीम का गठन कर चुका है। आपको बता दें कि क्यूआरटी टीम आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाएगी। डीएफओ सिविल स्वयं प्रदीप कुमार ने बताया कि जिस तरह से जंगलों में लगातार आग लग रही है उस पर काबू पाने के लिए पौड़ी और श्रीनगर के लिए क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है। और हमारे पीआरडी से हमें यहाँ पे अभी वन विभाग में ड्यूटी मतलब यहाँ आग बुझाने के लिए भेजा गया है। ना तो बहुत टफ हो रखा है, फिर भी हमारे पास संसाधन रैक दे रखा है और हमारे पास मतलब सबके पास ड्रेस दे रखी है। थोड़ा हमारे पास जरा जूतों की दिक्कत है, जूते नहीं मिल पा रहे अभी, जूते का पता नहीं क्या इशू है, मिल जाएंगे 1-2 दिन में। और आग को काबू करने के लिए हमें पत्तों का सहारा लेना पड़ रहा है, रैक से काटनी पड़ रही है। जो हमारी क्विक रिस्पांस टीम है, असल में देखा गया है पिछले 1 हफ्ते के अंदर पौड़ी हेडक्वार्टर के आसपास वनाग्नि घटनाओं में काफी इजाफा हो गया है। तो हमारे द्वारा जो है क्यूआरटी टीम का गठन इसमें पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में और श्रीनगर वाले एरिया में किया गया है। वहाँ पे 4 धाम यात्रा भी प्रस्तावित है कि मतलब जहाँ से हमें आग की सूचना मिले तुरंत हमारी जो है टीम वहाँ मौके पहुंचे और तुरंत उसको डाउज ऑफ की कार्रवाई प्रस्तावित है। इस पर जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हमारे होते हैं वो सभी उनको प्रोवाइड किए गए हैं, साथ में सेफ्टी गियर्स भी इनको प्रोवाइड किए गए हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में जंगलों में आग के कारण पेयजल की समस्या बढ़ी है। कर्णप्रयाग ब्लॉक के छातोली गांव में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। कई किलोमीटर दूर से लोग पानी लाकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। गांव में पेयजल लाइन तो बिछी हुई है, लेकिन जल स्रोत पर पानी न होने के कारण पानी के नल शो पीस बनकर रह गए हैं। लोगों ने सरकार और विभागों से मांग की है कि जल्द गांव में टैंकरों से पानी की बहाली की जाए। सुबह 3 बजे से लोग पानी भरने पे लगे रहते हैं और रात के 12 बजे तक लोग पानी भरने पे लगे रहते हैं। कभी तो कोई 2 डब्बे पानी लेके जाता है तो कभी किसी को मिलता ही नहीं है पानी, इसलिए लोग रात के 12-1 बजे तक पानी भरने पे लगे रहते हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सहायक नगर आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। निगम द्वारा विकसित किए गए 4 वेंडिंग जोन पुल जटवाड़ा ज्वालापुर सेक्टर 2, बैरिया ललतारो पुल चंडीघाट मार्ग, रोड़ी बेलवाला पिंक वेंडिंग जोन के रखरखाव और मूलभूत सुविधाएं सहित सौंदर्यीकरण किए जाने की मांग को लेकर प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में नगर निगम पहुंचकर सहायक नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, आज अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है सहायक नगर आयुक्त महोदय को हमने अपना ज्ञापन प्रेषित किया है। सामूहिक रूप से जितने भी हमारे अभी वेंडिंग जोन विकसित किए गए हैं, जिसमें 4 वेंडिंग जोन विकसित किए गए हैं। सर्वप्रथम हमारा रोड़ी बेल वाला का महिला पिंक वेंडिंग जोन है, जिसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। लगातार नीचे की जो उसका फर्श है वो सारा का सारा गल गया है, उसकी मरम्मत की बात की गई है। और जो हमारा ललतारो पुल पर जो वेंडिंग जोन है चंडीघाट मार्ग पर, उसकी भी क्षतिग्रस्त हालत होती जा रही है लगातार। और ठीक इसी प्रकार से जो हमारा सेक्टर 2 बैरियल से भगत सिंह चौक तक का जो तीसरा वेंडिंग जोन है उसको विकसित किया जाए। और जिस प्रकार से हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा तमाम जगहों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उस सौंदर्यीकरण में हमारे जो सरकार के संरक्षण में जो अभी तक जो वेंडिंग जोन बने, चाहे वो पुल जटवाड़ा का हो, अन्य जो भी हमारे वेंडिंग जोन बने। मसूरी की बात करेंगे, जहां मुख्य वन संरक्षक कहकशां नसीम ने क्लिफ कॉटेज एस्टेट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों का घने जंगल के बीच बनी सड़क को लेकर जमकर फटकार उन्हें लगाई। आपको बता दें कि मसूरी हुसैनगंज के पास मसूरी क्लिफ कॉटेज में घने जंगल के बीच सभी नियमों को ताक पर रखकर सड़क बनाई जा रही थी। इसकी सूचना पर मुख्य वन संरक्षक ने सड़क निर्माण को दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द रिपोर्ट तैयार कर भूस्वामी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उस एनओसी पे कुछ पहले पेड़ कटे थे, जिसकी वजह से पेड़ कटने के बाद इस पूरे स्टेट में पेड़ों की नंबरिंग हुई थी और उसमें इन लोगों के ऊपर जुर्माना और बाकी केस इशू करके उनके ऊपर जुर्माना और बाकी कार्रवाई वैधानिक की गई थी।
अब ये नए तरीके से फिर से इनका कंस्ट्रक्शन 19 के बाद से 2-3 साल के बाद से इनका फिर से शुरू हुआ है, जिसमें जब यहाँ पे मैं आई यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए, तो देखा मैंने कि बहुत ज़्यादा पेड़ों की को क्षति कहीं कहीं पर ज़्यादा ही पहुँचाई गई है। इन दिनों हल्द्वानी शहर की फिजा में गुलमोहर के फूलों की बहार है। शहर में जगह जगह गुलमोहर के फूल खिल चुके हैं। खास बात यह है कि हल्द्वानी शहर के बीचों बीच नैनीताल सड़क के दोनों ओर गुलमोहर के फूल खिले हुए हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। शहर में जगह जगह समाज सेवी संस्थाओं और वन विभाग के सहयोग से गुलमोहर के पेड़ लगाए गए हैं, जो इन दिनों खिले हुए हैं। यही नहीं, गर्मी के मौसम में गुलमोहर के पेड़ और उसके फूल लोगों को ठंडकता और छांव के साथ साथ हवा में खुशबू भी दे रहे हैं। आग के नाम से, क्योंकि इसकी जो फ्लावरिंग स्टेज में जब आता है पूरा लाल रंग का, तो इसलिए इसको जो है फ्लेम ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर आप इसको देखें तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो कहलाता है डेलोनिक्स रीजिया, और ये फेबिसी का बनता, और इसकी जो सब फैमिली है वो सीजल पिनोइडी कहलाती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। रुड़की शहर के सभी ढाबे, होटल और धर्मशालाओं के साथ साथ व्यापारियों की एक बैठक पुलिस अधिकारियों ने नगर निगम में ली, जिसमें यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों की ओर से दिए गए हैं। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्री हमारे अतिथि हैं, जिनका हम स्वागत करेंगे। किसी भी यात्री से अतिरिक्त शुल्क न वसूला जाए। सभी कारोबारी मर्यादा में रहकर तीर्थ यात्रियों के साथ व्यवहार करें। एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज, व्यापार मंडल, ये सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ ये मीटिंग का आयोजन किया गया और सबके कंसर्न सामने रखे गए। सबको ये बताया गया कि अपने अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाएं, रेड लिस्ट लगाएं, ताकि किसी भी जो उत्तराखंड की देवभूमि पर आने वाला यात्री है, तीर्थयात्री है, उसके साथ किसी तरह की कोई बहस की स्थिति, अप्रिय स्थिति ना बने और उनकी यात्रा सकुशल और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। उत्तराखंड में आगामी 10 मई से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अक्षय तृतीया के पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके साथ ही साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। मंदिरों के कपाट जब खुलेंगे, उस दौरान हेलीकॉप्टर से आसमान से जगह जगह पुष्प वर्षा भी की जाएगी। बाबा केदार के उत्सव डोली यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को मुख्य सेवक का भंडारा कार्यक्रम आयोजित करने वाले सेवादारों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 10 मई से शुरू हो रही है अक्षय तृतीया के दिन। उस दिन से पूर्व जब भगवान केदार की पंचमुखी डोली यात्रा जब चलती है, पंचमुखी चल विग्रह जब चलता है, जिसको हम डोली यात्रा भी कहते हैं, तो उसके दौरान जो श्रद्धालुओं के लिए भोजन व्यवस्था है, उनकी सुविधाओं के लिए जो व्यवस्थाएं बनानी हैं। और इसी के साथ न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।